Hello, good evening, good evening, good evening, good evening, everyone. Hi, how are you all? पढ़ाई हो रही है? Good evening. Hello, everyone. Hello, hello, hello. तैयार हैं आज क्लास चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक के लिए? दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गुड गुड. आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, एंड दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमें 3 चीज़ें करनी हैं. शुरू करें फिर? आई होप आप नोटबुक लेके तैयार होगे. दैट्स गुड. चलिए स्टार्ट करते हैं. बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी मेहनत लगेगा इसमें. देखो, पूरे हमारे पास लगभग अराउंड 5 to 6 मंथ हैं अभी. लेकिन वो 5 to 6 मंथ हम एग्जैक्टली प्रिपरेशन के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमें प्रिपरेशन को 2 से 3 लेवल में करना होता है. अभी तो हमारा फर्स्ट लेवल चल रहा है, जिसमें हम सारी जितनी हमारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरीज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. अभी सेकंड फेज़ में हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. अभी तो मैं टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितने भी हम क्लास 12th में हमारे पास टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने आए हुए हैं. इनके अलावा इनके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो 3 मार्क्स में आते हैं, या ऑप्शंस में आते हैं, और में या लॉन्ग के पार्ट्स में आते हैं. नॉट ओनली इन दिस, कभी कभी कुछ छोटे क्वेश्चंस के स्टडी में भी आ जाते हैं. तो उस सारे पैटर्न्स को देखते हुए, और जो भी हमारा ब्लूप्रिंट है उसको देखते हुए, हमें चैप्टर्स को इस तरीके से, एक स्मार्टली तरीके से प्रिपेयर करना है, रैदर देन जस्ट हवा में रट्टा मारने से बेटर है. इजंट इट? एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट विद अ प्रॉपर इन अ सिस्टमैटिक मैनर में आपके पास पहुंचा सकूं, ताकि जितन आपको सिर्फ पढ़ाई करनी हो, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना हो, आपको ये ना सोचना पड़े कि कैसे, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके पास सारी चीज़ें अच्छे से ला सकूं. अभी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका 4th क्लास है आज, एंड इस 4th क्लास में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं लगभग. तो चैप्टर 1 में हमने अभी तक, कल का लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, और उसके हमने क्वेश्चंस भी करे. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे. लेकिन आज हमें इसके एप्लीकेशंस की बात करनी है. अब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध साल आया हुआ है. इसमें 3 एप्लीकेशंस हैं. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो कि सीबीएसई 2017 और 18 दोनों में ये क्वेश्चन आया है. सेकंड इसका एप्लीकेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट. ठीक है, ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन में तो 2015 में आया है, अदरवाइज इसके छोटे पार्ट और भी हैं जो आए हुए हैं. और तीसरा वाला, दैट इज़ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, बहुत बार आया है. ये तो मैंने बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं, अदरवाइज पार्ट्स में इसके और भी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो आप लोग हेडिंग डाल लो. हमें पहला पढ़ना है द टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है,
that is to find देखो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसको पढ़ेंगे हम टू फाइंड जस्ट अ मिनट, इसे कर लेते हैं। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग straight uniformly charged conductor, अब इसे निकालना, इसे ड्राइव करना सीखना है आज हमें। पहला एप्लीकेशन सीखेंगे, इसको ड्राइव करना, कैसे ड्राइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर निकालना है तो हमारा सबसे पहला काम होगा एक स्ट्रेट कंडक्टर को बनाना। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट कर रही है इस तरीके से, ठीक है। आपको डेरिवेशन सीखना भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो हमें सीखना भी पड़ेगा कि ड्राइव कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, सीधे आपको आपको ये ध्यान रखना है कि हम करना क्या है और किस तरीके से करना है। देखो जैसे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया। अब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हमारे पास कल एक क्राइटेरिया था, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, आपको याद होगा कि गॉसियन सरफेस हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। याद है फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट क्राइटेरिया बता सकता है कोई? देखो पहला क्राइटेरिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच सरफेस शुड बी सेम, मतलब हमें गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है कि हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, ठीक है। हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर होगी। और तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था कि इट मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट जहाँ पे हमें निकालना है। तो गॉसियन सरफेस का क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ, उसी चीज़ को हमें आज करना है, अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ये देखो इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस बनाओगे। हम बनाएंगे सिलेंड्रिकल, देखो इस तरीके से बनाएंगे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप देखो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रीज़न क्या है? यहाँ पे सब पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम दिस कंडक्टर। इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस पे देखो जो जितने हमारे फेस आ रहे हैं, जितना हमारा सरफेस आ रहा है, एक सरफेस ऊपर आ रहा है, एक सरफेस साइड में, एक सरफेस नीचे, तो हम 3 सरफेस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो 3 सरफेस ले लेंगे हम यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे 3 सरफेस ले लेंगे। एक सरफेस लेंगे ऊपर, हेयर मान लेते, एक हमारा स्मॉल सरफेस ये है, दूसरा स्मॉल सरफेस ये है और तीसरा स्मॉल सरफेस ये है। 3 सरफेस हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो सिक्स्थ वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट में आपने देखा था कि एक स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो स्ट्रेट पैरेलल निकलती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ऐसे, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, ठीक है। होप आपको ये फिगर क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देखो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अब सरफेस का जो नॉर्मल है देखो वो अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सरफेस का जो नॉर्मल है, अगर हम फर्स्ट टॉप का सरफेस देखें तो इस सरफेस का नॉर्मल ऊपर की तरफ जा रहा है,
ठीक है, इस सरफेस का नॉर्मल सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस सरफेस का नॉर्मल ये हो गया फेस। अब तीनों केस में इसको एक को मान लेते हैं DS1, एक को मान लेते हैं DS2, एक को मान लेते हैं DS3। ये स्मॉल एरिया लिया है, इसको मान लेते हैं DS1, इसको मान लेते हैं DS2 और इसको मान लेते हैं DS3। ये स्मॉल एरिया इस सरफेस का, ये स्मॉल एरिया इस सरफेस का, ये स्मॉल एरिया इस सरफेस का। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पर DS1, DS2 एंड DS3। ये तो सबसे पहला काम करना है आपको फिगर का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर बनाने में सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है। मैं अभी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे में थोड़ा सा छुप रहा है, इसको हम थोड़ा सा हम अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। हाँ, चलिए अब देखिए, आई होप अब क्लियर होगा आपको। बिल्कुल। अब देखो, इस वाले पार्ट में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है डेफिनीशन के हिसाब से, डेफिनीशन के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब क्लोज इंटीग्रल में पूरा गॉसियन सरफेस है और सरफेस हमारे पास तीन है, तो तीनों का डिफरेंट अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तीनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डॉट डी एस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डॉट डी एस टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई डॉट डी एस थ्री। अब तीनों सरफेस को इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले देखो एंगल, अगर हम फर्स्ट सरफेस पे देखें तो फर्स्ट सरफेस पे थीटा देखो, DS और E दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो गया। तो पहले वाले केस में हमारे पास सीधा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ EDS1 cos 0 डिग्री। दूसरे वाले में और तीसरे वाले में देखो, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अगर हम cos 90 पुट करेंगे, S2 EDS2 cos 90 डिग्री प्लस S3 EDS3 cos 90 डिग्री, तो cos 90 दोनों ही पार्ट 0 हो जाएंगे। यानी कि इफेक्टिव हमारे पास क्या रह गया, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ cos 0 क्या होता है 1, तो बचेगा क्या DS1, तो इंटीग्रेशन ऑफ DS1। अब देखो सरफेस एरिया S1 DS1 जो लिया था वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ये जो है दैट इज़ द CSA ऑफ सिलेंडर में सारा कवर हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कंडक्टर लेंगे हम वो लेंगे L। यहाँ पे हम जो लेंथ ऑफ कंडक्टर ले रहे हैं, ये जो लेंथ लिया है ये लेंथ L है इस कंडक्टर की, तो 2πRH की जगह हमारा आ जाएगा 2πRL। तो फाई हो जाएगा यहाँ पे देखो E इंटू 2πRL, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये हमें पहले पार्ट में करना है। यहाँ पर पहले पार्ट में देखो हमने क्या करा, एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर लिया और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर में गॉसियन सरफेस बना के उसके तीनों सरफेस एरिया को इंटीग्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फाई इज इक्वल्स टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, देखो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है फाई इज इक्वल टू होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखो क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही फाई के टर्म से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैं पेज स्क्रॉल नहीं कर रहा, मैं यहीं पे आपको शो कर दूंगा सारा। अब देखो E हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू, अब देखो 1/2π एप्सिलॉन नॉट और Q बाय RL। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तीन चीज़ें होती हैं
ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम एंड लीनियर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का। तो बेसिकली हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू बाई एल की जगह हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, दैट इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एल की जगह लेमडा बाय आर। क्लियर है, लेमडा बाय आर। और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, देखो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं और, ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो 2 लेमडा बाय आर। ये बन गया हमारे लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केस ऑफ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। अब इस केस में सबसे बड़ी बात, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि 1/4 पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें नोन है, ठीक है ना। अगर इसी में हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलग से इसे लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन कैप। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले अपनी अपनी जगह सही है, जो आपको सही लगे आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में इसलिए जा रहा था क्योंकि वहाँ पे आपको वैल्यू ईजिली पता है, आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला केस। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आई होप इतना क्लियर है। किसी को इसमें दिक्कत बेटा, किसी को भी परेशानी? ये किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आता है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। इसको ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो आप बताओ, आई विल क्लियर इट आउट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। आई होप क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत, किसी को भी इसमें दिक्कत बेटा? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, एनीवन? आप लोग के लिए ही है ये, ओके दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर इसी बात पे हम दूसरा शुरू करते हैं। सेकंड, अब सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट को हम पहले बना लेंगे फिगर। अब देखो करने का तरीका बिल्कुल वही है, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस निकाल के सरफेस निकालेंगे, और सरफेस में जितने भी सरफेस होंगे सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, और लास्ट में हमारे पास जो फॉर्मूला है गॉस लॉ का, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उससे इक्वेट कर देंगे। तरीका वही है, सबसे पहले याद, क्योंकि देखो आपको याद भी रखना है, इतने सारे डेरिवेशंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि हम उसमें करते क्या थे। ऐसा ना हो कि कल वहाँ पे आप एग्ज़ाम्स देने बैठो तो आपको ये सोचना पड़े, अरे यार इसमें ये भूल गया, इसमें स्टार्टअप नहीं याद आ रहा, कैसे करते थे क्या करते थे। भले ही आपको चीज़ें याद आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ होगा कि आप देते थे एग्ज़ाम में कोई ऐसा पॉइंट भूल जाओगे जहाँ से आपका आगे का पूरा वॉश हो जाएगा कि क्या था। तो उस गलती को, वो गलती आपसे ना हो, ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना क्रिएट हो, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली आपको करना क्या है। देखो आपको सीखना है डेरिवेशन के में कि हमें आपको स्टेप याद रखना है कि हमें करना क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट निकालना है, तो हम शीट में हमारा सबसे पहले काम, हमें पता है कि हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, और गॉसियन सरफेस पे जो काम हमने पीछे लीनियर कंडक्टर के लिए किया है कुछ अलग नहीं होगा, सेम वही काम करना है, सेम वही काम करना है। तरीका भी वही होगा, स्टेप्स भी वही होंगे, फॉर्मूला भी वही होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बस डिफरेंस आएगा तो सिर्फ एक सरफेस एरिया का, एक सरफेस और बढ़ जाएगा इस केस में, शीट के केस में। बाकी तरीका अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तरीके में कोई
इस चीज़ की गारंटी है, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको। अब देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट का अगर हम करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें इनफाइनाइट प्लेन शीट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक ले लेते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट, और यहाँ साइड में हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बन रही है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, इस तरीके से बना लो। ये है हमारी इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और उस गॉसियन सरफेस के लिए ये देखो, हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेना है, लाइक दिस। ठीक है, हमें ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब हमें इसमें देखो सरफेस एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया है गॉसियन सरफेस का, सबसे पहली बात तो एक पॉइंट लेना है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट पॉइंट पी हेयर, दिस इज पॉइंट पी, दोनों साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड पे सबसे पहले सरफेस एरिया लेंगे। हम अपना सरफेस एरिया ले लेते हैं दोबारा। एक सरफेस एरिया हमारा ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये ले लेते हैं, एक सरफेस ये ले लेते हैं। ये 4 सरफेस हमारे हो गए। ठीक है, अब हमने जो गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, जिसका एरिया लेंथ ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको ए ले लेते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस शीट, इस शीट से इसकी जो दूरी है इस पॉइंट पी, उसको हम ले लेते हैं आर। पिछले वाले केस में भी मैं आपको बता दूं, ये जो हमने डिस्टेंस लिया था आर, ठीक है, बेसिकली ये आर क्या था, ये आर हमारा डिस्टेंस है या फिर रेडियस था इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, क्योंकि हमने पी पॉइंट यहीं लेना था। मैं पी पॉइंट बताना भूल गया, पी पॉइंट भी आप इसी सरफेस पे लोगे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब यहाँ पे ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ हैं आपके पास, क्लियर, एरियाज़ अलग अलग है। एरियाज़ कैसे है, देखो S1, ये वाला पार्ट हो गया S1, ये पार्ट हो गया हमारा S1। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया हम S2, और ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम S3 और S4। इसको ले लेते हैं S3 और इसको ले लेते हैं S4। इसे आप नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, कोई डजेंट मैटर। तो ये हो गया हमारा S3 और ये हो गया S4। ठीक है, अब सबसे पहले शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इस तरफ से। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस केस में भी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और यहाँ भी डायरेक्शन, ये रेड से जो मैं एरो बना रहा हूँ, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब ये सरफेस है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लो सिग्मा। अब सिग्मा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। ठीक है, क्यू बाई एस ले लो या क्यू बाई ए ले लो, एक ही बात है। अब हमें वही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो पहले करा था। डिटेल में तो ऑलरेडी देखो मैंने एक एक सिंगल वीडियो में इसको डिटेल में समझाया है, वहाँ पे रिटन पार्ट भी है, रिटन पार्ट आपको लिखना क्या है किस तरीके से। यहाँ मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे डिराइव कैसे करना है। तो उस डेरिवेशन पार्ट के लिए देखिए, आप सीधे जाओगे फॉर्मूले पे, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर में सबसे पहले चारों सरफेस को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। हम चारों सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो S1 ई वेक्टर डॉट डी एस वन वैक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट डी एस टू वैक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वैक्टर और प्लस S4 ई वेक्टर डॉट डी एस फोर वैक्टर। चारों को इंटीग्रेट कर देंगे। अब चारों को देखो फिर से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब आप पहले में ऑलरेडी निकाल चुके डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा सरफेस एरिया, ठीक है, उसमें हमारा थीटा 0 हो जाएगा। तो देखो S1 और S2 दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, तो इसको S ले लो सरफेस एरिया के, दोनों S सरफेस एरिया को, और थीटा हमारा यहाँ पे भी 0 होगा,
थीटा हमारा यहाँ पे भी 0 होगा, तो यही दो बचेंगे। बाकी इसमें भी थीटा 90 डिग्री है S3 में, और S4 में भी थीटा 90 डिग्री है, तो ये इनका वैसे ही 0 हो जाएगा। तो हमारा S3 और S4 तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। बचा क्या, S1 और S2। S1 और S2 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, E बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ S1 का सरफेस एरिया S मान लिया, S1 और S2 का, तो ES प्लस ES डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ES कैसे आया, देखो S1 को भी हमने S माना है और S2 को भी S माना है, दोनों का S1 S2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, SS। तो ES प्लस ES कितना हो जाएगा, 2ES। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2ES। अब यहाँ से देखो कितनी आसानी से निकल जाएगा फ्रॉम गॉस लॉ। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हम लिखेंगे वही सेम चीज़ जो हम पहले करा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हम क्या निकलेगा, देखो E इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू Q बाय 2S एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q बाय S, यहाँ पे क्या आ गया, Q बाय S। अभी मैंने आपको बताया था Q बाय S क्या होता है, सिग्मा, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसके हमें दो और पार्ट करने हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक थिन शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है हमारा, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखो। एक सिंगल शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इसमें जो कंसेप्ट है यहीं से बढ़ जाता है कि अगर एक शीट की जगह दूसरी शीट ले आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस केस में रीजन्स डिवाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज शीट है, नेगेटिवली चार्ज शीट ले आए तो क्या होगा, दो पॉजिटिवली चार्ज शीट को ले आए तो क्या होगा। अब पॉजिटिवली चार्ज शीट में भी अगर हम दो शीट को ला रहे हैं तो मान लेते हैं एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है, दूसरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग है, तो क्या होगा। यही इसके टॉपिक हैं जो इस कंसेप्ट को, जो इस टॉपिक को डिटेल में जाने के लिए हमें मजबूर करते हैं, जो इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी चीज़ पे बात करनी है आज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन याद रखना है। ये एक्सप्रेशन कितना आया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसी से हम अच्छा एक चीज़ और, हमने P पॉइंट को R डिस्टेंस पे लिया था। आप ये देख सकते हो P पॉइंट हमारा R डिस्टेंस पे था, इसका क्या काम हुआ, ये R डिस्टेंस पे जो लिया था हमने P पॉइंट को, ये देखो ये P पॉइंट को हमने ये जो R डिस्टेंस पे लिया, तो इस R का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधे सीधे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R। यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है कि E इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R, यानी कि पॉइंट P का शीट से दूर पास से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। चलिए अब इसका एक फर्स्ट पार्ट आएगा। देखो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा यहाँ पर। अब फर्स्ट पार्ट की हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू, फर्स्ट पार्ट की हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, यहाँ पे मतलब कि हमें दो प्लेट्स लेनी है। चलो दो प्लेट्स ले लेते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट और ये हो गई हमारी सेकंड प्लेट। ठीक है,
ये दो प्लेट्स हो गई। अब यहाँ पे देखो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों को यहाँ पे प्लस साइन शो करो बिकॉज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। दोनों ही हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो दोनों को प्लस साइन शो करेंगे। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है। ये बहुत मैटर करता है। अब देखो ये पार्ट बहुत ज़्यादा समझने वाला है, यहाँ पर इसमें दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में देखो 3 रीजन बन रहे हैं। रीजन कौन कौन से हैं आप रीजन चेक करो। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज थर्ड रीजन। ये 3 रीजन बन रहे हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। अब हम तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे हम फर्स्ट रीजन। हम ले लेते हैं रीजन 1। रीजन 1 में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो आप देखो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों प्लेट्स की वजह से हो रही हैं। तो मैं ब्लू पेन से शो करूँगा, एक ग्रीन पेन से शो करूँगा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट है, और ब्लू पेन से शो करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट। देखो फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव है, आउटसाइड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी। देखो ये फर्स्ट प्लेट के कारण, जो मैं ऊपर लाइन शो कर रहा हूँ ये सिर्फ फर्स्ट प्लेट के कारण है। सेकंड रीजन में इस तरीके से होंगी और थर्ड रीजन में भी इस तरीके से जाएंगी। अब देखो आपका कंफ्यूजन वाला पॉइंट आएगा कि ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, ये दोनों, ये सिग्मा 2 की तो नहीं है, नहीं, सिग्मा 2 सरफेस सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। ग्रीन जो है, ग्रीन लाइन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर रखना है। ग्रीन लाइन जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ठीक है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे E1, 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 इससे आपको याद रहेगा। E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फर्स्ट प्लेट। तो रीजन, अच्छा एक बार ब्लू का बना लेते तो फिर एक साथ करेंगे। ब्लू वाले से जो मैं शो कर रहा हूँ दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ सेकंड प्लेट। तो देखो सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। नाउ ब्लू लाइन इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सेकंड प्लेट, तो इसको हम ले लेंगे E2, E2 और E2। क्लियर है? अब रीजन 1 में ध्यान देना, रीजन 1 में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कितनी आएगी, तो देखो रीजन 1 में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1 और E2, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाल लेते हैं। देखो E1 क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप माइनस के। ठीक है, अभी जा रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 निकाल लेते हैं, E2 कितना आएगा, देखो माइनस के सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। E1 E2 आ गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 कैसे करेंगे भैया, देखो E1 कितना है, माइनस सिग्मा बाई 2, माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, एक काम करते हैं माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस के इंटू आर कैप भी है दोनों का, तो माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो क्या आएगा, माइनस के आर कैप डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। ये आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन का छोटा सा एक्सप्रेशन। ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। आई होप पहला रीजन का क्लियर है, कोई दिक्कत पहले रीजन में? बेटा पहले रीजन में कोई दिक्कत?
पहले रीजन का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वरना चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट, सेकंड रीजन का। ठीक है, इसी में सेकंड रीजन, शाबाश, गुड। सर साइन क्या शो कर रहा है, अप अवे फ्रॉम द लाइन, अवे फ्रॉम द प्लेट, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द प्लेट। अगर यही चीज़, हेलो, हाँ अभी आगे देखना जो पॉजिटिव आएगा वो कौन सा आएगा, जिसमें फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। हमें एक बेसिकली एक डायरेक्शन अवे, देखो आप अवे के कंसेप्ट में मत रखो, आप ऐसे समझो कि हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम फिक्स कर लेते हैं, हम इसके बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, आप उसको छोड़ दो प्लेट को, आप ये देखो कि हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। मैं साइन का क्लियर कर रहा हूँ आपको डाउट। साइन बेसिकली हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम राइट साइड में ले रहे हैं तो फिर अपोजिट साइड लेफ्ट वाला सारा नेगेटिव लेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो राइट साइड वाला सारा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हम एक यूनिट डायरेक्शन को ले रहे हैं। क्लियर है दिव्यांशी? साइन वाला कंसेप्ट मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ, एक यूनिट डायरेक्शन लेना है। ठीक है, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सारे इरेक्ट, जैसे हम देखो आर वेक्टर में राइट साइड लिया है तो इसमें E1 और E2 दोनों नेगेटिव आएंगे। क्लियर? क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ चलो, अब देखो E1 माइनस आर कैप बाई 2 हमारा ये निकल चुका था। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे इस पे, इसके कंसेप्ट पे, दूसरे कंसेप्ट पे। अब देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है, रीजन 2। अब रीजन 2 में हमें क्या करना है, पहले हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, इसलिए अब देखो यहाँ पे रीजन 1 की जगह आ जाएगा रीजन 2। अब रीजन 2 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो E1। रीजन 2 में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, देखो E1 कितना था, E1 इज इक्वल टू, अब देखो रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आर कैप के सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, तो यह आ जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। यहीं पे अगर हम रीजन 2 निकालें तो रीजन 2 में क्या आएगा, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना होगा, तो E2 निकालेंगे तो माइनस के सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो E2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, आर यूनिट, ये जो यूनिट वेक्टर लिया है आर कैप इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें टोटल फील्ड निकालेंगे तो टोटल फील्ड फिर से E1 प्लस E2 होगा, तो फिर से E1 प्लस E2 में देखो आर कैप कॉमन आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड रीजन। है नहीं आसान? देखो कितना आसान है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों हमने निकाल लिया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। हाँ ध्यान रहे कि अभी अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होता है, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा, तो उस केस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, उस केस में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरे रीजन में निकालते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो तो तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले E1 लिख लो, तो E1 कितना आएगा, देखो E1 और E2 देखो इस तीसरे रीजन में दोनों ही पॉजिटिव साइड है, मतलब दोनों ही हमारे आर कैप के डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप, और E2 कितना आ जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप।
तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से रीजन 3 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 हमारा आ जाएगा आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। ठीक है, पहला वाला थोड़ा सा हमें समझना होता है, बाकी दूसरा और तीसरा रीजन का कितनी आसानी से निकल गया। बस आपको डायरेक्शन के केस में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में ये बताना भूल गया था कि आप यूनिट वेक्टर के अलोंग बहुत आसानी से इसको कर सकते हो एक फिक्स डायरेक्शन लेकर। ठीक है, तो आर वेक्टर हमने एक फिक्स डायरेक्शन में लिया राइट साइड में, और उसके बेसिस पे देखो रीजन 1 वाले दोनों नेगेटिव थे, रीजन 2 में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और रीजन 2 में दोनों पॉजिटिव है, और तीनों का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है। तो आई होप यहाँ तक फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे क्लियर होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। पढ़ना नहीं पड़ा है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, आगे बढ़े। आई होप इतना क्लियर होगा। मज़ा आ रहा है या नींद आ रही है? रिवीजन हो रहा है? जिसको आता है, अगर किसी को आप लोग कोई आता है तो उसका रिवीजन हो रहा है। देखो क्वेश्चंस करने में और मज़ा आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आज लेंदी कंसेप्ट है तो इसको हमारा टाइम लग रहा है। ठीक है ना? अच्छा बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। देखो अगर समझ में आ रहा होगा तभी मज़ा आएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो मज़ा नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, रिवीजन बढ़िया हो रहा है। अच्छा बोर्ड में कितने नंबर लाओगे, पहले ये बताओ, बोर्ड में नंबर कितने लाओगे? क्या क्या टारगेट है आपका? झूठ मत बोलना, सच सच बताना, ऊपर वाला सब देख रहा है। भरपूर। क्या बात है बेटा, भरपूर नंबर। भरपूर क्या है, भरपूर समझ नहीं आया हमें। भरपूर नंबर एक तो पास होने के लिए भी होते हैं। अल्तमश जी, भरपूर का क्या मतलब है? अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। अबे ये कौन है, ये 70 में से 75 नंबर लाने वाला? अरे वाह। अरे आप लोगों ने देखा नहीं, एक लूसीफर जी है जो 70 में से 75 नंबर लाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा हमें ही बताओ यार। एक ये देखो, 101। बेटा अभी प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ थ्योरी की बात हो रही है। थ्योरी में मेन आपका थ्योरी है। पहले 70 आउट ऑफ 70 आप लिख तो रहे हो, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। देखो आप लोग के इतने 70 देख के मेरा एक डॉगी भी वहाँ पे देख रहा है कि कैसी बातें कर रहे हैं। वो ही बेचारा लेटे लेटे सीधे उड़ गया। चलो, मजाक अपनी जगह है, लेकिन गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपके जो टारगेट्स हैं आप आसानी से उसे पूरा कर सको। दैट्स गुड, यू शुड ट्राई फॉर 70। देखो इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। बट उसके लिए मेहनत भी फिर उसी हिसाब से होती है। एंड मैं आप लोग के साथ लास्ट टाइम तक हूँ। लास्ट टाइम इन द सेंस बोर्ड के लास्ट टाइम।
गलत ना समझें। तो लेट अस ट्राई एंड वी विल डू इट। ठीक है, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से जो मैं तरीके बताते जा रहा हूँ आपको फॉलो करते जाना है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हमारा देखो सेकंड हमारा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में हम क्या करने वाले हैं, देखो सेकंड टॉपिक डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब अगर एक कंडीशन ले लें हम कि नहीं नहीं बेटा स्ट्रीम ख़त्म नहीं हुई है, अभी अभी क्लास चल रही है, अभी तो हमें दूसरा डेरिवेशन स्टार्ट किया है। तो प्लेट्स बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट प्लेट हो गई, ये हमारी सेकंड प्लेट हो गई। अब जो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं दैट इज़ सिग्मा। अब ये ध्यान रहे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सेम है, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम के बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और अब देखो अपोजिट ले रहे हैं तो अपोजिट में ये नेगेटिव प्लेट हो गई। अब सबसे पहले हमारा काम है तीनों रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन है। अब इन तीनों रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, अब देखो ग्रीन कलर से मैं E1 दे रहा हूँ, E1 यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, दिस इज़ E1 दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द फर्स्ट प्लेट। और ब्लू से मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड प्लेट का। सेकंड प्लेट का देखो, अब सेकंड प्लेट में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इनसाइड, नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड। ठीक है, हम अपना आर वेक्टर लेंगे, आर कैप इस डायरेक्शन में। अब इसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा पहले, सबसे पहले E1। E1 कितना आएगा देखो, रीजन 1 में ये बात हो रही है, रीजन 1 में ये E2 है, ये E3 है, अरे सॉरी ये E1, तीनों E1 हो गया, E1 E1 E1, और ये हो गया हमारा E2। ठीक है, रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 था। अब रीजन 1 में, ठीक है ना, रीजन 1 में हम रीजन 1 में निकालेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो देखो रीजन 1 में E1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है हमारे यूनिट वेक्टर के, तो माइनस के सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। सिमिलरली हम निकालेंगे E2। E2 कितना आएगा देखो, फर्स्ट रीजन में सेम डायरेक्शन में है तो प्लस के सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। अब निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कितना होगा, E1 प्लस E2। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव विद द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये कितना हो गया, इट विज 0। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इन द फर्स्ट रीजन। समझ में आया? देखो ये होता है बेसिकली अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, ठीक है, और अपोजिट प्लेट के केस में। अब यही चीज़ अगर हम रीजन 2 के लिए निकालें, रीजन 2 के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ज़्यादा में लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब तो इतना आ गया, अब डायरेक्ट आराम से निकाल सकते हैं। देखो E1 देखो सेम डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 भी सेम डायरेक्शन में है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। ठीक है, इसमें भी आर कैप ले सकते हो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा सीधे सीधे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज़ भी ध्यान रखो, सेकेंड रीजन में बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स अगर हैं तो उसके अब ये चीज़ न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ करोगे। देखो इसको न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि अगर दो प्लेट आता है तो दो प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में। क्लियर है? अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में हमारा ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, लास्ट रीजन 3 भी देख लेते हैं इसी हिसाब से। अब रीजन 3 तो बहुत आराम से निकल जाएगा। देखो तो अगर हम रीजन 3 में निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा देखो E1। अब E1 थर्ड रीजन में कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड रीजन में माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर कैप। यानी कि थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन भी 0 और थर्ड रीजन भी 0 आया। ठीक है, अब ये जो सिस्टम, ये जो हमने बनाया है, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए भी यूज़ होता है। देखो दोनों रीजन, फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दोनों सेम है। डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी बन रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है प्लेट्स की और उसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब देखो हमारा पूरा थिन शीट के बाद हमने बाकी दोनों कंसेप्ट कर लिए। अपोजिटली चार्ज प्लेट, पैरेलल प्लेट्स भी ले ली और सेम प्लेट्स भी ले ली। ठीक है, अब इसका हमारा लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट में हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है प्रीवियस ईयर, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, सबसे पहले हम इसमें क्या बात करेंगे? देखो एक थिन स्फेरिकल शेल लेते हैं, ये ले लिया हमने थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब इसके सराउंडिंग में हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं सबसे पहले, और एक पॉइंट लेंगे जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो लेट अस मेक द गॉसियन सरफेस लाइक दिस। ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमें निकालना है। लेट अस टेक द पॉइंट हेयर P। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस शेल के हिसाब से। इस शेल का जो रेडियस है वो ले लेते हैं हम। इस शेल का रेडियस है R। इस शेल का जो रेडियस है, लेट अस टेक इट एज R। ठीक है, और पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ले लेते हैं हम स्मॉल r। इस पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये ले लेते हैं हम स्मॉल r, यहाँ से लेके
यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल आर। क्लियर है? जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको समझ आ रहा है। इस शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द गॉसियन सरफेस, ये जो है दिस इज़ गॉसियन सरफेस। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो कर देते हैं फिगर में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस शेल, इस तरीके से होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। हमें ये पता लग गया है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। अब सबसे पहला केस हमें पढ़ना है, फर्स्ट केस पढ़ना है, व्हेन P lies outside spherical shell, when P lies outside spherical shell, ठीक है। अब देखो सिग्मा बाय सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाय एस, तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय एस होता है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा। इसको यूज़ करेंगे, इसको मैं पहले से लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमें निकालना है फाई। फाई क्या होगा? देखो फाई होगा सिंपली यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई एस, दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ बाय गॉस लॉ फाई क्या होता है? फाई होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वही काम देखो बिल्कुल मैंने सिंपल तरीका शॉर्टकट में अब लिया है, जैसे हमने पीछे निकाला था दोनों का फ्लक्स वैसे ही निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो हमें ई निकालना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये तो हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये कहाँ पे पढ़ा था? याद है? भूल गए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अरे बाप रे बाप, ये कैसे निकल गया? कहाँ हम स्फेरिकल शेल निकाल लेते, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकल गया? अरे मैया रे, अब क्या करें? कहीं हमने गलत तो नहीं करा? क्यों भाई, सही है गलत है बताओ? क्या ये एक्सप्रेशन सही निकला है? क्यों बेटा? अरे बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सही निकला है। इसका मतलब एक स्फेरिकल शेल, इट बिहेव्स फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, इट बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि इसका सारा का सारा जो एंटायर चार्ज है शेल का, हम इसे मान सकते हैं दैट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड इट इज बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो? किसी भी पॉइंट, अगर पॉइंट हमारा शेल के बाहर है, समझ आ रहा है? अगर पॉइंट हमारा शेल के बाहर है, ठीक है, तो फील्ड जो होगी हम ऐसे समझते हैं कि फील्ड जो होगी इट इज एंटायर चार्ज ऑफ द शेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। समझ में आया? तो यहाँ से देखो क्या निकल गया, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्लियर है? ये लिख सकते हैं हम। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा कंडीशन हम क्या लेंगे? दूसरा कंडीशन लेंगे व्हेन पी लाइज ऑन शेल। अगर इस P को हम शेल के ऊपर लाई करें, देखो ऑन शेल का मतलब है कि दोनों रेडियस बराबर हो जाना। ये जो हम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अगर ऑन शेल लेंगे, मान लो P ऑन शेल आ रहा है सेकंड केस में, तो ये ऑन शेल में ये जो डिस्टेंस है R और ये R, ये दोनों बराबर हो जाएंगे दूसरे केस में, ठीक है ना? दूसरे केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दूसरे केस में अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब फाई कितना आएगा? फाई आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लेंगे, ठीक है। और फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय
आर स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? अब क्यू, शुरुआत में देखो हमने क्यू क्या पुट किया था, क्यू क्या पुट किया था हमने शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, अरे ये कैपिटल आर होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि कैपिटल आर हमारा रेडियस ऑफ शेल है, तो क्यू इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा। इसको अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो ई क्या हो जाएगा, देखो ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू की जगह 4πr² इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4π से 4π पड़ गया, आया क्या, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है क्या आया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन अगर P हमारा शेल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना। ये देखो, ये पता है छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस टॉपिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो कोई बात ही नहीं है। लास्ट केस कर लेते हैं हम, लास्ट केस कर लेते हैं, व्हेन P लाइज इनसाइड शेल। तीसरा केस, सी केस, व्हेन P लाइज इनसाइड शेल। देखो तीसरे केस में अगर हम P को यहाँ ले आए इनसाइड द शेल, ठीक है, इनसाइड द शेल में आप सबसे पहली बात, शेल के अंदर हमारा Q 0 होता है, ठीक है ना, Q इज इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर हमारा एक्सप्रेशन अभी आया था, देखो फिर से वही करेंगे, ई फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4πr², पहला, दूसरा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर² आएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, तो इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे सीधे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड शेल, ठीक है। ये तो हो गया हमारा P फॉर इनसाइड द शेल और R इज़ लेस देन R। देखो दोनों कंडीशन है, दोनों याद रखना। अगर या तो क्वेश्चन में लिख के आएगा P लाइज इनसाइड द शेल, या दूसरा तरीके दूसरी जगह पे लिख के आएगा R इज़ लेस देन R। दोनों ही केस में आपको यही लिखना है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इन द शेल इज़ ज़ीरो, सिंपल। अब इसमें एक वेरिएशन और आता है, एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, दैट इज द वेरिएशन ऑफ E एंड R फॉर स्फेरिकल शेल। इसमें लास्ट एक्सप्रेशन आएगा, वेरिएशन ऑफ E एंड R ऑफ स्फेरिकल शेल। इसको आप नोट कर सकते हो। समझ आया? एप्लीकेशन समझ में आया बेटा सब लोग?
अब आ रही है आवाज़? अरे अरे, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। अब आ रही होगी बेटा, चेक करो। मेरी सुरीली सी आवाज़ अब आपके कानों पे पहुंच रही होगी। आ रही है अब? हाँ, देखा। गुड, वेरी गुड। चलो ग्राफ करते हैं। सही है बेटा, मजे ले लो है। देखो ग्राफ करते हैं। ग्राफ क्या है? बेसिकली वेरिएशन ऑफ ई एन आर फॉर स्फेरिकल शेल। अब सबसे पहले स्फेरिकल शेल में हमें ये याद रखना है कि ये जो हमारा एक स्फेरिकल शेल था, पॉइंट लाइज आउटसाइड और यहाँ तक पॉइंट लाइज ऑन तक पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, लेकिन पॉइंट लाइज इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यानी कि जब तक जो पॉइंट है, पॉइंट की डिस्टेंस आर होती है और रेडियस कैपिटल आर था, जब तक, अब देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं आर डिस्टेंस और यहाँ पे ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, हो सकता है आपको एक बार में स्ट्राइक करे ना करे, आई होप स्ट्राइक कर जाए। जब तक ये डिस्टेंस आर के बराबर नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं। इसका मतलब अगर जीरो से हम एक डिस्टेंस आर तक आएंगे, जब तक उससे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बात समझ में आ रही है? उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। जब तक हम E इज इक्वल टू ज़ीरो कब तक होगी? जब तक हम एक R डिस्टेंस तक ना आ जाते। R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे हमारा एक्सप्रेशन आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से मैक्सिमम होना शुरू होगी और फिर R से इन्वर्सली वेरी करती है, Q बाय आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और R दोनों इन्वर्सली वेरी करेगा, ठीक है। तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q बाय आर स्क्वायर, यानी कि E R के इन्वर्सली वेरी करेगा। कहाँ? बियॉन्ड R, बियॉन्ड कैपिटल R, ठीक है ना, जहाँ पे R जो है या तो इक्वल टू R या उससे ग्रेटर देन शुरू होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली वेरी करना शुरू करेगी, ठीक है ना। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी, इससे पहले के रीजन से शुरुआत नहीं होगी। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कब तक? जब तक कि जो पॉइंट P की डिस्टेंस है R, वो इस कैपिटल R दैट इज द रेडियस ऑफ शेल के, हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पॉइंट R की डिस्टेंस कैपिटल R के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। R अगर लेस देन कैपिटल R होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वही रीजन है जब हमारा छोटा r बड़े R के बराबर नहीं हुआ है। R इक्वल टू R से इलेक्ट्रिक फील्ड होना शुरू होगी और R ग्रेटर देन R पे हमारी जो ये फील्ड है ये इन्वर्सली वेरी करती जाएगी। तो इन्वर्सली का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, दैट इज द वेरिएशन ऑफ E एंड R फॉर द स्फेरिकल शेल। गॉस लॉ के में अभी अगर स्टार्टिंग में इतना पार्ट, अभी जब मैं दूसरे फेज में आऊँगा तो मैं उसके और टिपिकल ग्राफ भी लेके आऊँगा आपके सामने। यहाँ तक अभी हमारा सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा गॉस लॉ का कंप्लीट एप्लीकेशन था। होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं गॉस लॉ के, ये किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं और वो जिस ईयर में आए थे वो मैंने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल वीडियो में आपके बताए हैं। क्वेश्चन कैसे आए हैं? तो मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन करके डायरेक्टली चीज़ें निकालनी थी, एक आध दो में इनडायरेक्ट भी है। अब हम नेक्स्ट क्लास से, मतलब टुमारो और डे आफ्टर टुमारो में भी, हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 2 के।
फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये चीज़ क्लास अच्छी लगी होगी। सो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, विदाउट स्ट्रेस लिए प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।